हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CISF AC 2023 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे 15 के 15 उनका कंप्लीट हम एनालिसिस करेंगे और करेक्ट आंसर चेक करेंगे और हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन वो भी हम साथ के साथ सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं और या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं CISF AC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 से लेकर 2009 तक सारी की सारी वीडियो आपको मैथ के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर मैंने अलग से आपको प्रोवाइड करवाई है। आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाय राइटिंग बलविंदर लाइव और CISF। आपको क्वेश्चन आंसर सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने फिरदौसी बैच कवर नहीं किया तो ये बैच आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज इस यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CISF हो, CAPF हो, FCAT हो, CDS हो या फिर CSET का पेपर हो, कोई भी पेपर के लिए अगर आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को लगा लो। इसमें सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, परसेंटेज से लेकर आपको मिक्सचर एलिगेशन तक के मेन क्वेश्चन है, उनका बेसिक है, हाई लेवल है, सब अवेलेबल है। तो आपको ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपके लिए CSET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बच्चों को नहीं मिलते, उनका कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया हुआ है। और ऐसे ही आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मैथ के और रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, CAPF, FCAT के रिलेटेड और CDS के रिलेटेड। CDS के लिए हायर मैथ वगैरह भी अवेलेबल है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने CDS के अंदर आपको अलजेब्रा पढ़ाया तो वो SSC में नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आपके SSC में भी आते हैं, वही क्वेश्चन आपके CDS में भी आते हैं। तो अगर आप एक अपना बेस बनाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो बेस के लिए आपको ये क्वेश्चन का हेल्प लेना चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम का बेस यहाँ से मिल जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, उसका बेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है। और इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली डे बाय डे कोई भी अगर वीडियो की अगर मैं बात करूँ उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे आएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरा, जहाँ पर आपको मेरे डे बाय डे जो भी शेड्यूल होगा या क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या PDF होगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे अपलोड हो रही है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। Two trains are approaching each other on a parallel tracks. Their height are 700 meter and 400 meter respectively. The speed of the first train is 95 km per hour. Second train is 125 km per hour. The time required by the trains to cross each other. ईच अदर के लिए आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टाइम किसके बराबर है। अगर मैं बात करूँ फिरदौसी बैट तो ये क्वेश्चन आपका फिरदौसी बैट से ही है, जाके आप उसको बाद में चेकआउट कर सकते हैं, बस वैल्यू चेंज है। टाइम हमारे पास क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। जब भी आपके पास दो ट्रेन या तो आपस में ऐसे एक दूसरे की ओर आ रही होंगी या फिर दोनों की दोनों ट्रेन ऐसे एक दूसरे की ओर जा रही होंगी, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन और इसको बोलते हैं हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन, जो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमेशा याद रखना या सेम डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस गिवन होगा दो ट्रेन का वो हमेशा ऐड होता है। तो 700 प्लस 400 करेंगे, डिवाइड में क्या आएगा इसकी स्पीड। अगर वो यहाँ पे अप्रोचिंग टू ईच अदर हो रहा है, अप्रोचिंग टू ईच अदर का मतलब डायरेक्शन यहाँ पे सेम ऑपोजिट आएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास स्पीड ऐड होती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड ऐड होगी। अब फिर से चेक करो, ये मेरे पास मीटर में है और ये स्पीड है वो हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के अंदर है। ठीक है, तो जब आपको ये नहीं पता जिस बच्चे को किलोमीटर पर आवर को अगर मैं यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किलोमीटर पर आवर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्यों और कैसे फिरदौसी बैच में आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है, और 18 ऊपर चला जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 1100, डिवाइड बाय इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो नीचे आ रहा है 220 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 18/5। ये इससे कट जाएगा 5 टाइम, 5 इससे कट जाएगा और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा 18 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। In a swimming competition, the player were asked to swim 9 km upstream and then swim back to the starting point. The winner of the competition could complete the task in 1 hour 30 minutes. If the speed of the current mean water of the river water was 8 km per hour, then find the speed of the winner. Winner को मतलब यहाँ पे मैन की बात हो रही है और मैन लिखा हो बोट लिखा हो बात एक ही होती है, तो इनकी स्पीड को हम यहाँ पे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मान लो हमारे पास यहाँ पे 9 किलोमीटर जाएगा, अगर वो जाएगा 9 किलोमीटर तो वापस बैक स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो आएगा भी 9 किलोमीटर।
ये बात क्लियर है। अब आपको मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही समझाया था कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम होगा। तो जाएगा 9 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, आएगा 9 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब ये जाने वाला डिस्टेंस बाय स्पीड है, ये आने वाला डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो दोनों का टाइम होगा, तो दोनों का टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना है, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को आप यहाँ पे 1.5 आवर भी तो लिख सकते हैं। अगर नहीं पता किसी बच्चे को तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 आवर प्लस 30 मिनट। मिनट को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो घंटों में कन्वर्ट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आएगा, जो कि हम यहाँ से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपका 3/2 आर आएगा। मैं रिपीट करूंगा उसको बाद में फिर से, पहले आप समझ लो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपर स्टीम की, तो हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए अपर स्टीम क्या होता है। अपर स्टीम हमेशा याद रखेंगे B-C होता है। सी हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। करंट आपके पास 60 है। और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो हमारे पास होता है B+C। मैं रिपीट कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर समझ आए। अभी अगर कोई पर्सन यहाँ से अपर स्ट्रीम जाएगा, अपर स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी का फ्लो उधर को ही है और जो पर्सन है वो यहाँ से उसी फ्लो में चला गया, इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम नहीं, सॉरी, दैट इज अ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और पानी का फ्लो एक साइड होगा। अपर स्ट्रीम क्या होता है, जब यहाँ पर बोट जो है या फिर पर्सन इसके ओपोजिट आएगा, इज कॉल्ड अपर स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम हमेशा याद रखेंगे होती है B-C। डाउन स्ट्रीम हमेशा याद रखेंगे होती है B+C। सी हमारे पास पानी होता है। क्लियर। और अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको फिर से फिरदौसी बैच रेकमेंड कर रहा हूँ, आपको वहां पर ये क्वेश्चन अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी बी की। या तो आप क्या करोगे, इसको बी को सॉल्व करोगे, जो कि बहुत बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना के। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो हालांकि इसमें अंदर नहीं बनेगी, आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। बट सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप इसके अंदर वैल्यू फिल करो। मान लो किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पे वैल्यू फिल कर ली उठा के, मान लो मैंने ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 फिल करके देखूं, 16 नहीं आएगा 20। मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड फिल करके देख लेता हूँ, क्या पता उससे आंसर आए ना आए। जैसे मैंने 9 लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू में 20 लिखूंगा, 20 में से 8 अगर मैं गायब कर दूं, 20 में से अगर मैं यहाँ पे 8 नंबर को गायब कर दूंगा तो यहाँ पे 12 ही बचेगा। और मैंने 20 नंबर यहाँ पे भी फिल कर दिया तो ये 20 + 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ये। क्लियर। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 3/4। और ये आपस में कट ही नहीं रहा। अगर कट ही नहीं रहा तो 3/2 आने के कोई चांस बन नहीं रहे, तो मतलब हमारा ऑप्शन जो है बी है वो गलत है। ठीक है। अब सर और दूसरा ऑप्शन, तो आपको क्या करना होगा पेपर के अंदर, आपको पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ट्राई करना है अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो, और इससे टाइम आपका बचेगा। कई बच्चों को लगता है नहीं सर टाइम तो खराब हो गया, नो, इससे आपका टाइम बचेगा। आप इसको जब यहाँ पे 16 को फिल करोगे तो 9 यहाँ पे, और 16 को यहाँ पे फिल करोगे, 16 में से 8 माइनस करोगे 8 बचेगा। और यहाँ पे 9/16 में अगर 8 ऐड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 24 आएगा। ऊपर वाले में से 9 कॉमन निकालोगे तो एलसीएम लेंगे इसका 24, यहाँ पे आ जाएगा 3+1 विच इज इक्वल टू 3/2। ये 3/2 आना चाहिए। और यहाँ पे आप इसको कट करोगे 6 से कट करेंगे तो 3/2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका ट्रू है। क्लियर। मतलब हमें 1/1 वेरीफाई करना है कि 3/2 कहाँ से आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। A wire is in the shape of a circle. It is a straightened and reshaped into the rectangle whose sides are 6x. यहाँ पर x क्यों लगा रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा आपको जब क्वेश्चन शुरू करेंगे। If the 7x, if the area of the rectangle is given, find the radius of the circle. So we have to understand कि अगर रेशो होगा कोई ना कोई कॉमन नंबर तो यहाँ पे रहा होगा जिसको कट करके रेशो बना होगा। अब बात कर लो एरिया, तो एरिया क्या होता है, जो भी हमारे पास साइड है उनको प्रोडक्ट कर लेंगे तो एरिया आएगा। तो एरिया यहाँ पे 42 हुए, तो 7 और 6 42, 42 इससे कट जाएगा 100। तो मैं कह सकता हूँ कि x का स्क्वायर यहाँ पे 100 है, तो हमारे पास x की वैल्यू 10 होगी। अगर यहाँ पे आप x को रखोगे तो इसकी एक साइड 60 होगी, दूसरी साइड 70 होगी। और अगर 60 और 70 है, मेरे पास यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड मेरे पास ये वाली 60 है और ये वाली 70 है। इसी को रीशेप करके मैंने ऐसे अपनी हाथ से इसको एडजस्ट कर लिया। मान लो ये रस्सी है, रस्सी को हाथ से एडजस्ट करके मैंने सर्कल बना लिया। तो बताओ इसका यहाँ पे पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। जो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L+B। L इज 60 एंड B इज 70। ये मेरे पास आएगा किसके बराबर, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर में, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 × पाई × r। अंडरस्टैंड। सो नाउ ये 2 से 2 कट गया और ये आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 130, और ये आ जाएगा यहाँ पे 22/7 इज इक्वल टू r। ये से 2 के टेबल 11 के टेबल 2 के टेबल पे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 65। अब देखो अप्रोक्सीमेट है तो मान लो
65 नहीं 66 ही मान लो, ये इससे पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा, 7 इससे कट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ रही है 72। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। इन ए पार्टी ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज। आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन रीड करके आप इनको ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर के ऊपर आ जाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 3 बेवरेज हैं। 3 बेवरेज को आप सिंपल वर्ड में देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 सर्कल होते हैं। तो एक होगा उसके अंदर टी लिखा हुआ है, दूसरा कॉफी, तीसरा है मिल्क। ईच बेवरेज के अंदर 30-30% है, तो इसके अंदर 30, इसके अंदर टोटल 30 और इसके अंदर टोटल 30। क्लियर। 5% जो है वो यहाँ पे टी और मिल्क का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पर 5% ऐसे हैं जो हमारे पास टी और मिल्क का कॉम्बिनेशन है। वैसे आपको लिखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए आप सीधा यहाँ पे वेन डायग्राम से आंसर कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है 10% ऐसे हैं जो कि मिल्क एंड कॉफी वाले हैं, तो मतलब मिल्क एंड कॉफी वाले मेरे पास टोटल 10% अलग से हैं। और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर हु नो पर्सन टेक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी वाले कोई भी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, टी और कॉफी का कोई भी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो उसने पूछा हाउ मेनी पर्सन इन द पार्टी। सो कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर तीनों को ऐड कर देते हैं 30-30-30 तो 90 आंसर होगा, बट दिस इज ए रॉन्ग आंसर। वाई। आप सब बच्चों को सबसे पहले देखना होगा टी एंड कॉफी को अलग बनाना है, ठीक है। तो टी एंड कॉफी को अलग बना लेते हैं, बट आप देखोगे इनके अंदर मिल्क कॉमन है, तो यहाँ पे मैं टी वाला सर्कल, फिर यहाँ पे मिल्क वाला सर्कल, यहाँ पे कॉफी वाला सर्कल मैं अलग से बना लेता हूँ। क्लियर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो हमने यहाँ पे टी लिखा, ये मिल्क है और यहाँ पर ये कॉफी है। तो मिल्क एंड कॉफी का कॉम्बिनेशन 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा इनके कॉम्बिनेशन के अंदर। फिर हमारे पास टी एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन 5 है, 5 लिखेंगे। टी के अंदर टोटल 30 है, तो इसमें 25 और होंगे, 25 ये 5 ये, तभी इसका 30 डाटा आएगा टोटल। ऐसे ही मिल्क में कितने टोटल, मिल्क में भी 30 है, बट मिल्क में 30 है तो 10 यहाँ पे रहे और 5 यहाँ पे रहे, तो 15 हम यहाँ पे लिखेंगे तो भी आपके पास मिल्क 30 हो पाएगा। ऐसे ही कॉफी के अंदर टोटल 30 है, 30 में से 10 यहाँ पे रहे तो 20 यहाँ पे होंगे तभी 30 होगा। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पार्टी, सो वी कैन से 25 दिस। ध्यान रखना एक बार इसको, 25 प्लस 5, 5 वाला ये कंबाइन, फिर 15 वाला ये वाला 15, फिर हमारे पास 10 नंबर ये वाला अलग से, और लास्ट में 20 नंबर अलग से। क्लियर। दीज आर द टोटल पर्सन इन द पार्टी। सो वी आर गोइंग टू ऐड, ये हो गया 30, 30 और ये भी हो गया 30, 30 30 60 और 15 75, तो 75 होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी से राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ABC अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20। मैं लिख देता हूँ साथ के साथ, ए जो है वो 20 दिन में काम खत्म करेगा, बी जो है वो 25 दिन में काम खत्म करेगा, सी हमारे पास है 30 डेज के अंदर काम खत्म करेगा। आगे जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम इन तीनों का एलसीएम लेना ही होता है, अगर आपने टाइम एंड वर्क फिरदौसी बैट से सीखा होगा तो। ठीक है, उसमें आपको ये क्लियर पता चल जाएगा। सबसे पहले 20-25 का एलसीएम लेंगे 100, 100 में 3 नहीं है तो इसका एलसीएम आएगा 300, जहां पे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 20 को अगर मैं 300 से डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 15। 25 को अगर मैं इससे 300 से डिवाइड करूंगा इसकी एफिशिएंसी आएगी 12। 30 को अगर 300 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 10। अब क्या पूछा हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है ए एंड बी जो है दोनों काम करना शुरू करते हैं और ये काम को छोड़ के चले जाते हैं आफ्टर 10 दिन। मतलब ए और बी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 15 और बी की एफिशिएंसी है 12, तो टोटल एफिशिएंसी 27। 27 की एफिशिएंसी से इन्होंने 10 दिन काम किया। एफिशिएंसी का मतलब आप सीधे शब्दों में ये सोच सकते हो कि कितने जीबी का डाटा उन्होंने एक दिन में खत्म किया। तो एक दिन में खत्म करने वाला डाटा कितना होगा 27। 10 दिन तक खत्म करते रहेंगे तो 270 डाटा इन्होंने खत्म कर दिया। अब करना कितना था 300, तो बच कितना गया मेरे पास 30, यहाँ पे रिमेनिंग बच गया वर्क, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क। अब ये कौन करेगा, जो रिमेनिंग वर्क यहाँ पे है, रिमेनिंग वर्क जो है ये सी अकेला खत्म करेगा। सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 10, तो अगर 30 जीबी खत्म करने 10 जीबी एक दिन में तो कितने दिन लगेंगे, इनको 3 दिन लगेंगे। और तो उन्होंने पूछा सी को कितना टाइम लगा काम को खत्म करने के लिए, 3 दिन। ये आपका सही उत्तर है। हो सकता है कोई बच्चा पहली बार इसको देख रहा होगा तो लगेगा उसको यार ये तो डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको ये पता नहीं एलसीएम क्यों लिया, उनको ये भी नहीं पता एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको टाइम एंड वर्क पहले सीखना पड़ेगा, 15-20 मिनट लगा के, आधा घंटा लगा के, फिर आप इन क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। A climber tries to reach the top of an object which is 130 meter high. He can climb 1 meter per minute, and however as soon as he completed 5 meter he slipped down by 1 meter. The climber will reach the top. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपने देखे होंगे, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज किया हुआ है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे।
यहाँ पे आप सब बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास ये टोटल लंबाई कितनी होगी इसकी, 130 मीटर। क्लियर। उसने लिखा हुआ है कि वो एज सुन एज वो कंप्लीट जब 5 मीटर करता है तो 1 मीटर वो नीचे आता है। क्लियर। सारे बच्चे एक बात ध्यान रखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि उसने क्लिम्ब करना था 1 मीटर में 1 मिनट वो ऊपर जाता है, तो आप सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हो कि 5 मिनट में वो 5 मीटर ऊपर जाएगा। ये तो क्लियर हो गया सब बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो यहाँ पे नीचे होगा तो उसके 1 मिनट के बाद देन ही स्लिप डाउन बाय 1 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एज सुन एज ही कंप्लीटेड 5 मीटर, तो 5 मीटर की जगह वो 5 मीटर नहीं जाता, 5 मीटर जाने से पहले ही वो यहाँ पे 1 मीटर नीचे चला जाता है। तो मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर वो सिर्फ यहाँ पे 4 मीटर ही ऊपर जाता है। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि आप 4 मीटर को सीधे 130 से कंपेयर करोगे, नो, आपको ये 4 का मल्टीपल देखना होगा। जैसे 130 है, मैं समझा देता हूँ। 130 से आप इसको 4 से डिवाइड करो, कितनी बार चला गया, 3 बार, 12, फिर आएगा 10, फिर आएगा 2 बार, तो फिर आएगा 8 और 2 रिमाइंडर बचेगा। मैं ये कह सकता हूँ 32 बार ये प्रोसेस बार बार कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8। क्लियर। और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128। ऐसे ही आपको 32 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 160 मिनट। मतलब ये हुआ इसका कि 160 मिनट के बाद वो 128 मीटर तक यही प्रोसेस ऐसे ऐसे क्लिम्ब करेंगे और डाउन में आते जाएंगे। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इसके नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर, अभी तो बारी है ना, पहले वो 1 मीटर में 1 मिनट में 1 मीटर ऊपर जाएगा, दूसरे मिनट में फिर 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो 1 मिनट के अंदर वो 1 मीटर ऊपर चला गया, दूसरे 1 मिनट के अंदर अंदर फिर से वो 1 मीटर ऊपर चला गया, तो वो क्लिम्ब हो गया। उसके बाद नीचे आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता उसका, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 162 मिनट। 162 मिनट को सारे बच्चे सोच सकते हो 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। और 120 मिनट में से इसको माइनस कर लोगे आप 120 में से, तो ये आएगा 42 मिनट। मतलब 2 घंटे 42 मिनट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। हो सकता है किसी ना किसी स्टूडेंट ने जब पेपर में सॉल्व किया होगा तो उन्होंने इसको मिस रीड भी किया होगा। मिस रीड क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगर मैं 5 मिनट की बात कर लेता हूँ, 5 मिनट के अंदर वो 5 मीटर का हाइक लेगा, तो वो 1 मिनट के अंदर यहाँ पे 1 मीटर का स्लिप लेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर वो 4 मीटर की हाइट को कवर करेगा। फिर आपका आंसर ये होता, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, however as soon as he completed by 5 meter he slipped down by 1 meter in another 1 minute, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। सो मैं ये नहीं मानूंगा कि यहाँ पे अनदर 1 मिनट आएगा, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि 5 मिनट के अंदर 5 मीटर जब चला गया तो 1 मीटर उसका स्लिप हुआ है। ठीक है। अगर आप इसके थ्रू भी करना चाहते हो तो भी आपको भी करना पड़ेगा, 32 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 32 इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और ये आएगा 1 कैरी, 192 मिनट। 192 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 3 घंटे से ज्यादा, तो 3 घंटे से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल, तो मतलब दिस इज ए राइट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ना कि डाउन जाते हुए उसको 1 मिनट लगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। द व्हील ऑफ ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ ए 44 किलोमीटर इन ए 5000 रेवोल्यूशन, द रेडियस ऑफ द व्हील। वी नो द रेडियस ऑफ द व्हील अगर पूछा जाएगा, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो व्हील हमारे पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा एक सरकमफ्रेंस। बट 5000 सरकमफ्रेंस के लिए मुझे इसको 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस है 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मीटर, ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में, तो मैं अगर इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सेंटीमीटर आएगा। ये यहाँ पे 3 की 3 जीरो इससे कट जाएंगी, 44 आपका इससे कट जाएगा, 5 आपके पास इससे कटेगा 20, तो रेडियस क्या आना चाहिए था, 140 सेंटीमीटर, जो कि इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, या फिर ऑप्शन गलत है, या फिर यहाँ पे 5000 नहीं कुछ और होना चाहिए था, 500, तो आपका आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता। बट दिस इज ए मिस प्रिंट इन द क्वेश्चन, तो आपको शायद इसका ग्रेस मार्क्स सबको मिले जिस बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, शायद उनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 के ऊपर चलते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के लिए आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम की क्लास के अंदर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नंबर सिस्टम बाय बलविंदर लाइव, तो वहां पर आपको इसके सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। जब भी यूनिट डिजिट की बात होती है तो ये आगे वाले 2 डिजिट का कोई फायदा नहीं होता, हमें सिर्फ यही 7 को लेना होता है। और जो इसकी पावर होती है यहाँ पर 192, 192 को 4 से डिवाइड करना है। 4 का डिविजिबिलिटी होता है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी पावर हम 4 लगाते हैं। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारा आपको बताया गया।
हालांकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के अंदर आप जीरो से भी आंसर ले सकते हो, बट आपका एक प्रोसेस है जिसमें ये समझाया गया कि अगर जीरो रिमाइंडर होगा तो आप हमेशा इसकी पावर 4 रखोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1/4 से कोई मतलब नहीं है, 3 से मतलब आएगा। पावर इसकी 205 है, 205 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा, एक रिमाइंडर आ रहा है तो इसकी पावर 1 रखेंगे। 7 की पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, और लिखना भी नहीं है, माइंड में कैलकुलेट कर लो। ये आपके पास कितना हो जाएगा 49, ये भी हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 3। यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 9 करेंगे 81, 1 इंटू अगर 3 करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। What is the smallest number which when multiplied by 9 give the product having the digit 5 only in the all places? कई बार मैंने देखा ये बच्चे को लगता है, किसी को कोई बच्चा पेपर देने जाएगा कि इसका भी कोई शॉर्टकट होगा। मान लो कल को 9 नहीं आया तो 8 आ गया, 4 आ गया, 5 कुछ भी नंबर आए, यहाँ पे 3 लिखा हो या फिर यहाँ पे लिख दे कि ऐसे 2 3 ऐसे कोई नंबर आ जाए, फिर तो कोई भी नंबर होगा भैया, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय द 9। जैसे कि आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 5 करेंगे 45, 5 लिख दिया, 4 कैरी चला गया। फिर 9 इंटू 5 करेंगे 45, 45 प्लस 4 करेंगे 49, दैट इज अ 9। आगे जो मर्जी आएगा, बट ये 9 हमें नहीं चाहिए था, हमें सारी जगह 5 चाहिए, पहला ऑप्शन ही है। ऐसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। जब आप इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 तो हर एक जगह 5 5 आएगा। चेकआउट आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी से राइट। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। A father age is 2 year more than 4 times the age of his son. His age का मतलब यहाँ पे father की बात हो रही है। His age is 2 year more than the 5 times the age of his daughter. The average age of the father, son and daughter is 20. What is the age of the daughter? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक फादर है और एक सन है और एक डॉटर है, और तीनों की एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो सम हमें पता नहीं, नंबर 3 है, इनकी एवरेज 20 है, तो क्या इन तीनों का सम 60 निकाला जा सकता है? मतलब तीनों का एडिशन मेरे पास 60 होगा। अब भाई आप इसको ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लेते हो तो आसानी से उत्तर आता है, अदरवाइज आप एक्स वाई जेड भी इसको बना सकते हैं। जैसे मैं इसका सीधा डी ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे डॉटर की एज को मैं यहाँ पे 8 मान लेता हूँ, बाई ऑप्शन से मैंने पिक किया है, तो उसकी जो एज होगी उसकी हिज एज का मतलब जो उसके फादर की एज है वो 2 साल ज्यादा होगी 5 टाइम। तो इसका यहाँ पे 5 टाइम 40, 40 से 2 ज्यादा होगा तो ये कितना आएगा, 42 आएगा। ये जो 42 एज है ये 2 साल ज्यादा है 4 टाइम इसके सन से। मतलब इसमें से अगर मैं यहाँ पे सन को यहाँ पे कुछ भी इमेजिन कर लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग कर लो। अदरवाइज आप इसको देखो कि ये कब आया होगा, ये तब आया होगा जब 2 साल ऐड किए, लिखा हुआ है 2 साल ज्यादा तो 2 साल बाहर कर देंगे तो 40 रहा होगा। 40 तब आया होगा जब 4 टाइम किया होगा, तो इसको 4 डिवाइड कर लेते हैं तो ये 10 रहा होगा। तो मतलब इसके सन की एज यहाँ पे 10 रही होगी, जिसको 4 गुना करने पे 2 ऐड करने पे 42 आएगा। तीनों को ऐड करके भी चेक कर लो, ऐड करने के बाद 60 आना जरूरी है। अगर आ गया तो आंसर आपने सही पिक किया, नहीं तो आपने गलत पिक किया होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक्स वाई जेड से सॉल्व करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A, B have the pocket money in the ratio 3:4. After the day work, A earn 600, B earn 500. However, A spend 150, B spend 100 during the day. If they have equal amount of money at the end of the day, then the pocket money of A had in the morning. तो पॉकेट मनी पूछा हुआ है, तो पॉकेट मनी की रेशो है क्या, ए और बी की। पॉकेट मनी की रेशो हमारे पास यहाँ पे 3:4 है, तो आपसे यही पूछे ना 3 की वैल्यू बताओ। तो 3 की वैल्यू अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी 5 10 पॉइंटों में भी आएगी, तो वो आंसर क्या 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल एक ही था, ये आपका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन आपके 3 के मल्टीपल ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें ये पता करना हो सर ये 3 के मल्टीपल अगर 2 3 ऑप्शन आगे, फिर तो भैया अगर 3 की वैल्यू 150 है, कब आएगा 50 का मल्टीपल, तो इसको भी 50 मल्टीप्लाई कर लो, ये 200 रहा होगा फिर। ठीक है, और उसको ए को यहाँ पे 600 रुपए मिले, ए को 600 रुपए मिल गए तो इसको 750 हो गया। इसको 500 रुपए मिले हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 700 हो गया। उसके बाद ए ने 150 रुपए खर्च कर दिए, तो इसने 150 खर्च कर दिए तो इसके पास 600 रुपए आया। इसने 100 रुपए खर्च किया है तो इसके पास यहाँ पे 600 रुपया बच गया, और ये एट द एंड ऑफ द डे दोनों बराबर भी हैं। तो मतलब पहला ऑप्शन ही ट्रू है। मान लो अगर 2 3 ऑप्शन 3 के मल्टीपल होते तो ये बराबर आना जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन गलत होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं।
A businessman lost 20% of his good due to the rain. The remaining item were sold at a profit of 50%. The business earned an overall. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर लेते हैं. बिजनेसमैन है, उसने जो भी आइटम बाय की होगी, उसने लिखा हुआ है ही लॉस्ट 20% ऑफ हिज गुड ड्यू टू द रेन. मतलब जो भी उसने बाय किया होगा वो 100 रुपए का किया. ठीक है, 100 रुपए का किया. जब वो बारिश हुई तो उसका 20% खराब हो गया, तो इसका 20% खराब हो गया तो 80 बच गया होगा. उसने पूछा है जो रिमेनिंग है आइटम है उसको सोल्ड किया 50% प्रॉफिट पे. अगर यहाँ पे 80 रुपए की, सिंपल बात समझने वाली है, अगर वो 80 रुपए उसके पास थे, 80 रुपए को 80 रुपए का सेल कर देता, कोई प्रॉफिट लॉस होता? कुछ भी ना होता. बट उसको 80 के बदले में उसने इसको इसका 50% इंक्रीज करके बेचा. मतलब 80 का 50% इंक्रीज करके अगर बेचेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 40, 40 इंटू 3 करेंगे 120, तो 120 का बेचा होगा. फिर सिंपल बात समझ, उसने 80 का बेचता कोई प्रॉफिट नहीं होता. 80 को अगर 120 का बेचेगा तो उसको रिमेनिंग के ऊपर 50% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल तो 100 रुपए की आइटम थी और उसने बेची यहाँ पे 120, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? सीधा 20%. ये आपका सही उत्तर है. कई बार बच्चों को लगता है कि 20% डायरेक्ट कैसे आया, तो 20 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? इस 100 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कट कटा के भी आपका आंसर 20% आएगा. क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं. A man takes a loan of a 5% simple interest for the period of a 2 years. He immediately give his money on the on loan at 5% compound interest of for 2 years. What is the amount of the loan he has taken if he takes a profit of 2100? काफी easy क्वेश्चन था. अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फिरदौसी देखा होगा तो उसमें ऐसे सेम क्वेश्चन आपको बताए गए. अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट तो वो सिंपल होता है कि 5% एक साल में, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 10% मिलेगा. बात खत्म. अगर हम बात करें 5% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास शॉर्टकट का A+B और AB डिवाइड बाय 100. और A और B हमारे पास आएगा A5 B5, मतलब पहले साल का और दूसरे साल का. और पहले साल का जब दूसरे साल के ऊपर कंपाउंड मिलेगा वो आपको ये मिलता है. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 10 तो आपके पास इसी के बराबर ही आएगा, सिर्फ ये डिफरेंस होता है. आप इसको भी याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी. ठीक है, तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो आपको 2 साल के बाद इतना मिलेगा. तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ? 0.25%, जो कि गिवन किसके बराबर है? 2100 रुपए के बराबर. तो यहाँ से 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2100 को अगर मैं यहाँ पे 25.25 से डिवाइड करूंगा तो आएगी. और हमसे क्या पूछा है? अमाउंट बताओ. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन ही हैज टेकन? जो भी आपने लोन लिया होता है वो हमेशा हर क्वेश्चन का 100% होता है. तो अगर आप लेफ्ट साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आएगा. आप इधर भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इधर भी आ जाएगा. और ये 0.25 है. 0.25 का आपको पॉइंट हटाकर 100 ऊपर ले जाना चाहिए. इसको इससे कट कर लेंगे 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 4, साथ में आपके पास यहाँ पे 4 जीरो. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है. क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं. इन ए गेम X and Y, X has give 10 each to 10 rupees each. He lost to Y. He win, he get 50 from Y. Okay, if they play 15 item times 15 times और X earn 450, how many does X win? काफी अच्छा क्वेश्चन है. बहुत बच्चों ने इसको बेसिक से भी किया होगा. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा नहीं सर बेसिक से होगा, नहीं होगा. बेसिक से भी कर सकते हैं. बेसिक क्या होगा? यहाँ पर X जीत गया और यहाँ पे X हार गया. दोनों ने टोटल आइटम जो है खेली है वो हमारे पास 15 खेली है, लिखा हुआ है. अगर वो यहाँ पे जीतता है, अगर वो यहाँ पे जीत जाएगा तो उसको 50 रुपये प्रॉफिट होगा. अगर वो यहाँ पे हार जाता है, वाई जीतता है, तो एक्स को यहाँ पे 10 रुपये का लॉस होगा. तो ओवरऑल उसको 450 मिलेंगे. तो यहाँ से आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके सॉल्व कर लोगे. ठीक है. दूसरा, आपको मिक्सचर एलिगेशन बताया गया था हमारे और से, आपको मिक्सचर एलिगेशन लगा लेना चाहिए. फिरदौसी बैच में सब बताया हुआ है कि अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स ने 10 आइटम यहाँ पे हार रहा है वो. ठीक है, इसको विनर और लूज करके लिख लेते हैं. ये विनर है और यहाँ पे लूजर. अगर यहाँ पे एक्स यहाँ पे जीत जाता है, विनर कर लेता है, कितनी आइटम? 15 की 15 आइटम. तो हर आइटम पे उसको 50 रुपये मिल रहे हैं. तो 15 की 15 आइटम जीतेगा तो 750 मिलेंगे. अगर वो यहाँ पे 15 आइटम 10 रुपये के हिसाब से हार जाएगा तो उसको 150 रुपये का नुकसान होगा. बट इन दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे प्लस का 450. प्लस 450 कहाँ पे लिखा है? लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स को अर्निंग हुआ. तो मिक्सचर एलिगेशन कहता है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे. और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 आएगा. क्यों?
क्योंकि ये 450 प्लस में है, ये माइनस में 150 है, तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस करके आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की जो भी रेशो आएगी वो रेशो हमेशा हमारे पास एक जादू कंसेप्ट भी समझाया था, अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम आती है तो। नहीं तो आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पर जो 3 की वैल्यू है ये हमारे पास वही होती है जादू कंसेप्ट से, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन होती है और जो आपसे पूछा जाता है। 3 की वैल्यू अगर 15 होगी तो बताओ यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 की वैल्यू 10 होगी, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5 और 2 की वैल्यू 10। 2 की वैल्यू इसलिए पूछा क्योंकि विनर पूछा है, तो विनर इसने 10 बार किया होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ए मैन परचेज 5 शर्ट इन ए बाय 2, ही गेट 5 स्कीम, मतलब बाय 2 करेगा उसको 5 मिलेंगे टोटल। हाउ मच डिस्काउंट परसेंट ही डिड गेट? अब आप सिंपल सोचो, उसने यहाँ पे 2 यहाँ पे बाय किए और उसको यहाँ पे टोटल 5 शर्ट मिल गए, तो मतलब उसको 3 फ्री मिले होंगे। 3 का पैसा उसने नहीं दिया, ये 3 फ्री मिल गए उसको। और जो 3 उसको यहाँ पे फ्री मिले हैं, किसके ऊपर मिले हैं? इसके ऊपर तो नहीं मिले। जो 5 आइटम मिले हैं, 5 के बदले में उसको यहाँ पे 3 फ्री मिल रहे हैं। ये नहीं कि आपने 2 बाय किए तो सारी कहानी है। अगर आप यहाँ पे 2 बाय करोगे, 3 उसने फ्री किया, तो दुकानदार ने स्मार्ट वर्क किया होगा कि अगर वो 5 बाय करेगा तो मैं इसको 3 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 5 के ऊपर अगर 3 का डिस्काउंट देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डिस्काउंट आएगा 60% का। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, और इसमें काफी क्वेश्चन आपको मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, ऐसे कंसेप्ट आपको यहाँ से सीख लेने चाहिए। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको वीडियो पे मिल जाएंगे यहाँ पे नीचे। और वहाँ पे डे बाय डे अपडेट होगा, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, कुछ भी होगा तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अभी तक सारी मेरी फ्री क्लासेस हैं, उनका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं, और इस चैनल को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।